सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी। आज हमारे साथ हैं स्वप्निल राज। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं एंड इन्होंने डीटीए जेई का एग्जाम क्लियर करा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वप्निल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। सो स्वप्निल, कितने ईयर से आप प्रिपरेशन कर रहे हो? मैम मैं कॉलेज के जस्ट बाद ही प्लेसमेंट हो गया था मेरा, तो मैंने 2.5 साल जॉब करी है। तो मैं अभी 25 2025 के स्टार्टिंग में जॉब क्विट करके आया था। ओके, तो मतलब तो फिर डेडिकेटेड बस एक प्रिपरेशन साल हुआ। आपने 25 1 ईयर प्रिपरेशन आपका हाँ। कंप्लीट हुआ है। ओके, तो यस एक मैम। साल में फाइनली यू आर द जूनियर इंजीनियर। इट्स अ आई थिंक बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ। यस मैम। सो सर, जब रिजल्ट देखा तो कैसा महसूस हुआ? मैम एक्चुअली हुआ है कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग बता रहे थे कि उनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। हाँ। 109 के ऊपर भी लोगों के आए हुए थे। पर हम्म। जब मैंने देखा सही से रिजल्ट, तो मेरे को पता चला कि एनालिसिस जब देखा तो उसमें देखा कि सबसे टफेस्ट जो शिफ्ट था वो सेकंड शिफ्ट था, जो कि मेरा था। ओके। तो उस पर नॉर्मलाइजेशन में सबके मार्क्स कम हुए और मेरे 4 या 5 नंबर बढ़े हैं। तो उसमें ओके। मेरे को बेनिफिट मिला, तो वहां से हम्म। मेरे को लगा। तो कितने मार्क्स रहे आपके? पूरा डिटेल में बताइए, क्या रिजल्ट रहा? रॉ मार्क्स मेरे आए थे 107.75, फिर वो हम्म। नॉर्मलाइज होके 111.75 बने थे। ओके, बहुत ही बढ़िया। सो फैमिली को बताया आपने? यस मैम, बताया उनको। सब काफी खुश थे कि जॉब छोड़ के, एक्चुअली हुआ यह था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क था एक कि बहुत बड़ा छोड़ रहे डिसीजन हैं। था। ये बात तो सब लोग बिल्कुल डाउट। सही गई। यस मैम, सब लोग डाउट में थे कि जॉब छोड़ रहे हैं, पता नहीं 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, कितना टाइम लगेगा। मैं भी डर रहा था कि छोड़ूं ना छोड़ूं। सारे सीनियर लोग बोल रहे थे कि ना, इस टाइम पे लोगों को जॉब मिलती नहीं और तुम जॉब छोड़ के जा रहे हो। हाँ, तो इट्स वो इट्स अ सबसे बड़ा वेरी ग्रेड बिग था। डिसीजन, वेरी बिग डिसीजन एट दिस यस टाइम, मैम। स्पेशली वेयर देर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब। वहां पे इतना बड़ा एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। एंड फाइनली सबसे अच्छी बात आपके केस में ये रही कि आपने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जॉब क्विट करा ना, उस यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए उसको साबित कर दिया कि हाँ, जॉब छोड़ना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। वरना यस मैम। इतना लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाए रखना डिफिकल्ट होता है। 3 4 मंथ्स तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट उसके बाद उनसे जॉब भी चली जाती है, उनका सिलेक्शन भी कहीं पर नहीं होता है। तो क्या रीजन रहा? मतलब एक तो जब भी कभी आप फाइनेंशियल चीजों के साथ जुड़े होते हो ना, तो एक ये भी आदत हो जाती है कि एक मंथली फिक्स्ड सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। एंड जब ये डिसीजन लो तो नेक्स्ट पता चलता है कि अब कोई भी पैसा नहीं आने वाला, तो एक तो वो डीमोटिवेशन है। एंड प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग जर्नी। तो कैसे इस चीज को बैलेंस करा आपने? कैसे अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखा? मैम एक्चुअली हुआ कैसे कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मैं कई लोग से पूछा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो एक्चुअली मैं, सबने तो मेरे को यही सजेस्ट किया कि जॉब मत छोड़ो, क्योंकि इस हम्म। समय आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर लो वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हम्म। मेरी जॉब का प्रोफाइल ऐसा था कि वो डीएमआरसी के अंडर प्रोजेक्ट था, हम्म। उसमें काम कर रहा था मैं। तो वो मेरे को 12 घंटे का शिफ्ट होता था, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। फिर मैंने घर वालों से बात किया, उन्होंने बोला एक बार छोड़ के देखो, हो हम्म। जाएगा। ज्यादा तक कितना, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, कैसे नहीं होगा। हम्म। फिर मैंने थोड़ा रिस्क लिया कि करके देखते हैं एक बार। नहीं, बहुत बढ़िया, मेडिस आपने बहुत अच्छा किया। मेडिसी से पहले भी पढ़ा हुआ था मैं, एक बार गेट का कोचिंग लिया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया था मैं। ओके। एंड क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही आपकी इस डीडीए एग्जाम के लिए? कैसे टारगेट किया इसको? हम टारगेट ऐसे किया, सबसे पहले तो सिलेबस तो सारे एग्जाम का सेम ही है सेम ऑलमोस्ट। ही है, हाँ। मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि सबसे पहले मैंने डीडीए जेई के सारे पीवाईक्यू लगाए थे, तो हम्म। स्टार्ट ही मैंने वहां से किया था कि मेरे को क्वेश्चन का जो लेवल है वो पता चल जाए कि क्वेश्चन का एक्चुअल लेवल पूछते क्या है। हम्म। तो सबसे पहले मैंने सारे पीवाईक्यू लगा डाले, उसके बाद मेरे को पता लगा कि इस लेवल तक ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ली, फिर टेस्ट सीरीज सारी लगाई। उसके बाद फिर मैं जो अपने यूपीएससी आई के नोट्स थे, फिर उसको भी नोट्स भी मैंने 3 लेवल में बना के रखे हुए हैं। ये। जो अपने क्लासरूम वाले हम्म। नोट्स थे, फिर उसके हम्म। बाद शॉर्ट नोट्स थे, फिर उसके बाद सुपर शॉर्ट नोट्स हैं। तो उस 3 लेवल पे फिर मैंने पढ़ा, तो ओके। उससे हुआ। सो आप मेडिजी के वो यूपीपीएससी ए वाले बैच में हो गए? यस मैम, उसी में था। ओके। तो वो बैच आपके लिए कितना यूजफुल रहा? कितना कंटेंट उसका यूज हुआ डीडीए में? तो मैम पूरा कंटेंट ही उसमें यूज हुआ है। मेरा पूरा बेसिक उसी से बना हुआ है। ओके। सो लाइक योर होल सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड थ्रू दैट बैच? Yes, मैम, क्योंकि कॉलेज एंड के बाद तो पूरा, जॉब के टाइम तो पूरा छूट ही गया था मेरा, तो फिर उसी से हम्म। दोबारा सारा रिकॉल हुआ मेरे को। ओके, ओके, वेरी नाइस। एंड क्या शेड्यूल रहता था आपका डेली बेसिस पर? कैसे आप लेक्चर्स देखते थे मेडिजी के? फिर जैसे आपने बोला ना कि आपने मल्टीपल लेवल पर नोट्स बनाए, तो जनरली जब जो अभी प्रिपेयरिंग स्टेज में है, जब उनसे बात करो तो उनका कहना रहता है कि मैम लॉन्ग नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, शॉर्ट नोट्स एंड माइक्रो नोट्स तो दूर की बात है। तो आपने फिर वो सारी चीजें कैसे हैंडल करी कि क्लासेस भी हैं, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑब्वियसली बनाए होंगे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो
यस मैम कॉम्प्रहेंसिव बनाया है। फर्स्ट होगा आपका, देन शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, कैसे हैंडल करते थे? मैम अपना पहले तो मैं डे का जो स्टार्ट होता था वो मैं अपना 8 बजे से ही कर देता था। 8-9 बजे उठ जाता था और 10 बजे एग्जैक्ट में लाइब्रेरी पहुंच जाता था। तो हम्म। लाइब्रेरी में ही मैं लेक्चर देखता था, वहीं पे ही लेक्चर देखते देखते ही अगर पॉसिबल होता तो उससे मैं नोट्स बनाता था। नहीं हम्म। तो थोड़ा बहुत लेक्चर अगर बहुत लंबा हो रहा है तो 1.5 पे करके देख के फिर नोट्स बना लेता था। फिर हम्म। उसके बाद जब मैं घर पे आता था वही शाम के 7-8 बजे के बाद, उस समय फिर मैंने जो पढ़ा था मैं ट्राई करता था कि खुद से नोट्स बनाऊं कि मैंने पढ़ा क्या है, मेरे को कितना रिकॉल हो पा रहा है। हम्म। क्योंकि एसएससी जेई और जैसे एग्जाम में रिकॉल कितना आप कर सकते हो एग्जाम के एग्जैक्ट। टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हम्म। तो फिर मैं खुद से ट्राई करता था कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, उस सबका मैं पेपर पे लिख लेता था और रिकॉल करता था क्या बताया मेरे को, अच्छा ये बताया तो ऐसे लिख लेता था। तो वो अब मेरे बड़े वाले नोट्स तो वहां से बन गए, फिर छोटे वाले मैंने एक पेज बना लिया, फिर उसमें रात में बैठ के 11 10 10:30 11 बजे तक ही वो अपने खुद से नोट्स बना लेता था मैं। ओके। फिर जब टेस्ट लगा लेता था उसके बाद जब मैं माइक्रो नोट्स लगाता था कि टेस्ट में जो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ना, हर हम्म। सारे पॉइंट तो मैं अपने नोट्स में नहीं इंक्लूड कर सकता हूँ, तो जो टेस्ट के टाइम पॉइंट्स निकलते थे वो फिर माइक्रो नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट डाल के उस पर बनाता था मैं। ओके, सो नाइस स्ट्रेटेजी। आपने टाइम को मतलब रिवीजन के साथ नोट्स कंप्लीट कर लिए आपने, जी। कि रिवीजन भी हो गया साथ में आपके माइक्रो और शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो गए। हाँ एंड यस प्रैक्टिस मैम। कैसे करते थे? प्रैक्टिस का टाइम कैसे निकालते थे? प्रैक्टिस का टाइम मैंने पहले सारे लेक्चर एक साथ ही कंप्लीट कर लिए थे, हम्म। नोट्स बना लिए थे, जो अपना ओके। मेन नोट्स थे। हम्म। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी मैं, ओके, रिवीजन एंड एकदम प्रैक्टिस फिर लास्ट में। आपका पैरेलली चल रहा था। हाँ, वेरी जैसे नाइस। एक सब्जेक्ट हो जाता था तो उसके बाद पहले उसका प्रैक्टिस कर लेता था मैं, फिर हम्म। उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे जाता था ऐसे। ओके, एंड कोई फेवरेट सब्जेक्ट जिसपे आप मतलब बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ इसके क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे? डेफिनेटली मैम फ्लूइड मैकेनिक्स आपने आपसे पढ़ा है। ओके ओके ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स आपने अच्छा यूपीएई वाले बैच से कंप्लीट यस किया। मैम। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्वेश्चन जब एग्जाम में करे सारे क्वेश्चंस बन गए थे आपसे? यस मैम ऑलमोस्ट तो सारे हो गए थे मेरे। ओके। बस मेरा थोड़ा नॉन टेक वाला पोर्शन ही थोड़ा सा हिला था, वरना हाँ, टेक्निकल तो मेरा काफी अच्छा हुआ आई था। थिंक इंजीनियर्स के केस में थोड़ा सा होता है, नॉन टेक में वो एवरेज स्कोर करते हैं हाँ, बट टेक में वो चीज़ कॉम्पेंसेट टेक हो में हो जाती है। जाता है। यस मैम। तो स्वप्निल, अभी भी आगे भी डीडीजे के स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, आपने ऐसा क्या डिफरेंट करा? देखो तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं बट सिलेक्शन कुछ ही स्टूडेंट्स का होता है। तो आपने ऐसा क्या डिफरेंट करा जिससे आपका सिलेक्शन हुआ, और फ्यूचर स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैम सबसे पहली बात मैं जो बोलना चाहूंगा, आजकल के टाइम पे क्या इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो लोग एंजाइटी के चक्कर में अलग अलग एग्जाम की तरफ भागते हैं कि मैं ये हाँ। एग्जाम भी दे दूं, ये एग्जाम भी दे दूं, ये एग्जाम भी दे दूं। हम्म। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने एक कुछ स्पेसिफिक एग्जाम ही चूज किए कि जैसे ये इनका सिलेबस एकदम ऑलमोस्ट सेम है, बस हम्म। उसी एग्जाम पे ही फोकस करके रहो, अगर 10 जगह भागेंगे तो कहीं नहीं होता है। ये सबसे पहला मेरा था कि मैं 4-5 एग्जाम तो दूंगा नहीं, पहले एक एग्जाम पे फोकस करता हूँ, वो हो जाएगा तब अगले पे जाऊंगा। ये हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ओके। और जैसा हम यही, और अगर किसी को लगता है कि जॉब छोड़ना वर्थ है कि नहीं है तो एक बार ट्राई करना जरूर जरूरी है, एक बार ट्राई कर सकते देख सकते हैं। बिल्कुल। एंड हाँ, ये भी सजेशन मैं देना चाहूंगी कि जॉब छोड़ा जा सकता है बट जॉब छोड़ने के बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। हाँ। तो उसको फिर निभाना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप ये कमिटमेंट ले रहे हो ना कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए, जॉब के साथ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और आप जॉब छोड़ो, बट फिर उतने ही डेडिकेशन और हार्डवर्क से आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर कुछ दिनों के बाद आपको लग रहा है कि वो जॉब ही ठीक थी, मैं तैयारी क्यों ही कर रहा हूँ। तो पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जैसे स्वप्निल आप मेंटली क्लियर थे कि नहीं आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन ही लेना है, देन आप वो एक गट्स लेके आ पाए कि हाँ ठीक है, लेट्स क्विट द जॉब एंड लेट्स फोकस ऑन द प्रिपरेशन। उतनी क्लैरिटी के साथ आगे चलोगे तो डेफिनेटली यू पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द सक्सेस एंड सिलेक्शन इन फ्यूचर। सो स्वप्निल, वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा थैंक लगा यू सो आपसे मच। बात करके। एंड इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्स आपने टारगेट करे? जैसे आपने बोला ना आपने लिस्ट बनाई थी, तो कौन कौन से यस मैम, एग्जाम्स की लिस्ट बनाई थी? आरआरबी जेई था उसमें और एसएससी जेई था, और बाकी ये यूपी लेवल के जितने एग्जाम थे बस वही थे उसमें। ओके, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, थोड़ा ऑलमोस्ट बहुत सेम है। different था, हाँ। ओके। एंड बाकी एग्जाम्स का रिजल्ट्स कैसे रहे आपके? मैम बाकी के भी सब ऑलमोस्ट प्री क्लियर है, सबका मेंस होना है अभी सबका। ओके ओके, यानी आगे जाके हमें और भी टॉपर स्टॉक करने का मौका मिलेगा। यस मैम। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टेज 2। अभी एसएससी का भी लगा हुआ है अप्रैल में, आरआरबी का भी सीबीटी 2 होना बाकी है। एंड डेफिनेटली अभी डीडीए जेई का जो कॉन्फिडेंस है ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अदर एग्जाम्स टू। एंड ये यस मैम। बहुत विजिबल चीज है, बहुत सारी स्टूडेंट्स में मैं देखती हूँ एक बार उनका एक एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, फिर उसी के साथ मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर होते चले जाते हैं। आई थिंक वो एक एग्जाम को क्लियर करने की बस वेट रहता है।
जैसे ही वो क्लियर हो गया तो आइडिया लग जाता है हाउ टू क्रैक इट। वो बोलते हैं ना हाउ टू क्रैक इट, वो एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाता है और इतना कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि फिर आगे जाके आप काफी सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हो। तो स्वप्निल, अल्टीमेट गोल कुछ आपने सोचा हो कि हाँ जेई के बाद फिर एई, फिर आगे ईएससी अभी की तो तरफ मैंने बढ़ना है? स्टार्ट तो मैंने यही से ही किया था, लेकिन अभी यही का तो कोर्ट केस ही चल रहा है। तो अभी मैं सोच रहा था कि जैसा अगर उसमें देखता हूँ कैसे कैसा क्या रहता है डिपार्टमेंट वगैरह, वरना नहीं तो फिर मैं एसी के लिए जाना चाहूंगा। एसी के लिए बिल्कुल। स्टार्ट करूंगा अभी जून हम्म। से मैं। I think EAC is the best option and you should consider as a ultimate goal and तैयारी करो। You will get success in EAC also because आप अच्छा कर रहे हो, आप मेहनती हो और कंसिस्टेंटली काम कर पा रहे हो अपनी डोमेन में। तो आई थिंक कुछ भी, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आपके अंदर वो स्किल्स आ गई हैं अब एक एक एग्जाम क्लियर करके। एंड बाकी सारे एग्जाम्स का भी आपने स्टेज 1 CBT 1 क्लियर करा है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक आपकी जर्नी से, आपकी स्टोरी से फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एनी लास्ट टिप विच यू वांट टू शेयर टू द स्टूडेंट, यू कैन। लास्ट टिप ये है कि एग्जाम हॉल का जो एंजाइटी होता है उससे थोड़ा बचना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग पढ़ सब कुछ लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आप घर पे टेस्ट सीरीज दोगे आपके नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन आप जैसे एग्जाम हॉल पे जाओगे वहां पे सब खराब हो जाता है। तो बिल्कुल। उसको थोड़ा सा संभाल के रखना होता है, क्योंकि मेरे लिए भी वही प्रॉब्लम किया था एक टाइम पे। लेकिन फिर मैं रोज, मेरी आदत हो गई थी कि मैं रोज एक टेस्ट लगाता था, फिर वो अपने आप से सही हो जाता है। वो काइंड ऑफ एक हैबिट में आ जाएंगे एक बार आपके हाँ। मॉक टेस्ट, तो आपको फाइनल एग्जाम में उतना ऑकवर्ड और उतना डिफरेंट फील नहीं होगा बिकॉज आप यूज टू हो जाओगे उस इंटरफेस से। क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट हो गए, कैसे कहाँ से अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से स्किप करने हैं, कौन कौन से री अटेम्प्ट पर जाना है, तो वो सारी स्किल्स बिल्ड हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेस्ट सीरीज। सो वर्क हार्ड एंड आपका भी सिलेक्शन फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए डेडिकेटेडली, अपनी वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते रहो कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है और कहाँ पर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वो सारी चीजें करो एंड डेफिनेटली वन इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू सम टॉपर स्टॉक एंड थैंक यू सो मच स्वप्निल। थैंक यू मैम। थैंक यू।